बच्चों बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें आपने देखा कि ह्यूमन बींग्स में इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने कर लिया था। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। लैरिंग्स ट्रेकिया में बच्चों ओपन होता है। ट्रेकिया की जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली वो 5 इंचेस होती है और ये हमारी चेस्ट कैविटी जो है उसके अंदर पाया जाता है। इस ट्रेकिया के चारों तरफ आप देखेंगे कि कार्टिलेजेस की रिंग्स पाई जाती हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस जो है वो पाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रेकिया एक मस्कुलर ऑर्गन है और विंड पाइप है, कंटिन्यूअसली इसमें एयर जो है वो अंदर बाहर हो जानी चाहिए। पर अगर किसी वजह से बाहर से किसी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से ट्रेकिया कोलैप्स हो गया तो ये बंद हो जाएगा और बंद होने का मतलब ये है कि सांस रुक जाएगी। तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेजेस की रिंग्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस का यहां पर बच्चों ये काम है। ट्रेकिया आगे जाकर के बच्चों जो दो लंग्स हैं उन दोनों में एंटर कर जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। अब ट्रेकिया जो डिवाइड हो गया है उसे अब हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकस, और प्लूरल है ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया अब लंग्स में जाकर के दो ब्रोंकाइस के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकाई आगे और डिवाइड होते हैं और अब ये जिन ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगे, डिवाइड होंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रोंकियोल। उन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल भी बच्चों आगे फर्दर आगे डिवाइड होते जाते हैं, ब्रांच्ड होते जाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के तो ये एंड होंगे ही, कहीं ना कहीं जाकर के ये बंद होंगे। और जो इनका एंड पॉइंट है जो कि एक सैक, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें एंट्री के लिए ही कोई ओपनिंग है, बाहर जाने के लिए नहीं, क्योंकि दूसरी साइड से बंद हो गया है। इस एंड पॉइंट को हम लोग बच्चों बोलते हैं एल्वियोलाई। इसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, जो पाउच, जो एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन एल्वियोलाई की सरफेस पर पाई जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो बहुत पतली पतली होती हैं। कैपिलरी जिसके अंदर बच्चों कौन फ्लो करता है? ब्लड। ये कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं और एल्वियोलाई की वॉल इतनी पतली होती है कि एल्वियोलाई में जो एयर आई है उस एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के सीधा कैपिलरी में चला जाता है और कैपिलरी से, कैपिलरी में जो ब्लड आया है उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के जो आपका एल्वियोलाई है उसमें आ जाता है। तो एल्वियोलाई में CO2 आ गया, अब वो जाएगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स और यहां से आपकी नेजल कैविटी से वो क्या होगा? आपके बॉडी से बाहर चला जाएगा। और अगर हमें ऑक्सीजन के पैसेज की बात करनी हो तो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स या नेजल पैसेज, वहां से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, उसके बाद में ब्रोंकियोल, उसके बाद में एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई पर जो कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये उसके अंदर एंटर कर जाती है ऑक्सीजन। ये सारा का सारा लंग्स के अंदर हो रहा है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों ट्रेकिया जो है वो लंग से बाहर है और बाकी सारी चीजें जो हैं, चाहे ब्रोंकियोल हो, एल्वियोलाई हो, ब्रोंकाई हो, ये सब के सब लंग्स के अंदर है। तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई की सरफेस पर बच्चों गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज
इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ना तो आपको लंग्स लिखना है, ना आपको नोज लिखना है, आपको आंसर लिखना है बच्चों एल्व्यूलाई, आपको लिखना है एल्व्यूलाई। ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर लेफ्ट लंग जो है बच्चों वो राइट से थोड़ा छोटा होता है। कारण इसका ये है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट जो है वो भी प्लेस्ड है, वो भी वो जगह घेर रहा है। और अगर ये लंग, हमारा लेफ्ट साइड का लंग बहुत बड़ा हुआ तो हार्ट के लिए स्पेस कम हो जाएगा। इस वजह से लेफ्ट साइड का जो लंग है वो साइज में राइट साइड के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा। लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग प्लूरल, PLEURAL, ये वर्ड आपको मिल जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड का काम है कि बाहर से अगर कोई शॉक, किसी तरीके का एक्सीडेंट या किसी भी वजह से कोई शॉक आता है तो उस शॉक को, उस झटके को ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके लंग्स तक उसे पहुंचने नहीं देगा। और ये हमारे लंग्स को इस तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बच्चों लंग्स के एकदम बॉटम पर, एकदम नीचे एक डोम शेप, डोम गुंबद जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ताजमहल के ऊपर गुंबद है ना, डोम शेप, जो कुछ कुछ हेमीस्फीयर जैसा होता है, तो एक डोम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राग्म, जिसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राग्म। ये डायफ्राग्म मसल्स का ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये डायफ्राग्म जो है बच्चों मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, इसकी हम लोग थोड़ी देर में ही चर्चा करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स की हम अगर बात करें तो बच्चों रेस्पिरेशन में जो मसल्स आपके काम आती हैं वो आपके इंपॉर्टेंटली दो मसल्स हैं। एक है आपका डायफ्राग्म जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि डोम शेप का हो जाएगा मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, या फ्लैट हो जाएगा मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और दूसरी होती है बच्चों इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारा रिब केज, जो रिब्स हैं, पसलियां, उनसे जुड़ी रहती हैं। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं तो रिब केज एक्सपेंड हो जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका रिब केज जो है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, आखिर रेस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो हम लोग कैसे परफॉर्म उसे करते हैं। जैसे बच्चों हम लोग अगर एक एग्जांपल लें पिचकारी का, पिचकारी को हम लोग क्या करते हैं, पिचकारी में एक पिस्टन, पीछे हैंडल लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। जब उस पिस्टन को हम लोग खींचते हैं, क्या लगता है अंदर, पिचकारी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है कि घट जाता है? सोच के बताओ। जब पिचकारी का हैंडल जो पिस्टन लगा है, उस पिस्टन को आप खींचते हो पानी को अंदर भरने के लिए, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है या अंदर का वॉल्यूम घट जाता है? इंक्रीज करेगा वॉल्यूम या डिक्रीज करेगा वॉल्यूम? ठीक है, बिल्कुल, आयुष ने तो जवाब दे दिया, बिल्कुल सही, इंक्रीज करेगा। तो बच्चों आपने देखा कि जैसे ही पिचकारी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बाहर से पानी फटाफट अंदर खींचा चला आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाने से प्रेशर घट जाता है। वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाता है। अब कुदरत का नियम है बच्चों, हर चीज अपने हाई से लो की तरफ चलती है। तो अगर पिचकारी के अंदर प्रेशर कम हो गया है तो बाहर जहां ज्यादा प्रेशर है, बाहर से पानी अपने आप अंदर आना शुरू कर देता है। और जब आप पिस्टन को अंदर दबाते हो तो कैसे प्रेशर से पानी पिचकारी से बाहर निकलता है?
तो आपने जब अंदर दबाया पिस्टन को पिचकारी के अंदर, तो अंदर का वॉल्यूम घटने लगा। जब वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, इस वजह से पिचकारी से प्रेशर से पानी जो है वो बाहर निकला। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया इसीलिए क्योंकि ये ही सेम कॉन्सेप्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम करता है। मान लेते हैं हमारा जो डायफ्राग्म है पहले डोम शेप है। जब डायफ्राग्म डोम शेप में होता है तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब आपका रिब केज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राग्म फ्लैट होगा, नीचे की तरफ दबेगा। जब नीचे की तरफ दबेगा अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ में आपकी इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो भी रिलैक्स करती हैं, तो आपका रिब केज एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। रिब केज एक्सपेंड हो गया, डायफ्राग्म फ्लैट हो गया, तो क्या लगता है लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। डायफ्राग्म फ्लैट हो गया, रिब केज एक्सपेंड हो गया। तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा? बच्चों कमेंट थोड़ा जल्दी करो। अरे भाई किशन कैसी बातें कर रहे हो यार। डायफ्राम फ्लैट हो गया, डायफ्राम तो नीचे की तरफ खिंच गया। भाई लंग्स इसके ऊपर है, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम नीचे चला गया तो और रिब केज एक्सपेंड हो गया, फूल गया रिब केज। तो जब फूलेगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, अंदर इंक्रीज हो गया होगा तभी तो फूला है। तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर घट जाता है और अपने आप एयर बाहर से खिंची चली आती है लंग्स के अंदर। और जब हमें एक्सहेलेशन करना है, एयर को बाहर थ्रो करना है, तो डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो फिर से बच्चों डोम शेप का हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स जो रिलैक्स कर रही थी वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से रिब केज जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ऐसा करने से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम घटने लगेगा और प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा। और जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो अब उल्टा होगा, मतलब एयर लंग्स के अंदर से होती हुई बॉडी के बाहर आ जाएगी। तो ये था बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरीके से हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है उसे परफॉर्म कर पाते हैं। इसी के साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोग कर रहे थे बच्चों ह्यूमन सिस्टम्स में, वो भी आपका ओवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं जो है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करें बच्चों ब्लड की, तो ब्लड की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको लिखनी है ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का वो कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारे शरीर में कोई भी दो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम, आपस में लिंक बैठाने का काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। ब्लड अलग अलग टाइप के सेल्स से बना होता है, जिसमें दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक का नाम है बच्चों प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा।
और दूसरे होते हैं कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स, या जिन्हें कॉर्पसल्स कहा जाता है। ये सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये हमारे ब्लड का टोटल 55% वॉल्यूम कवर करता है। ब्लड प्लाज्मा ब्लड के लिक्विड होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर ब्लड प्लाज्मा ना हो तो आपका ब्लड भी पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, पर ब्लड अगर लिक्विड है तो वो किसकी वजह से होता है? ब्लड प्लाज्मा की वजह से होता है। तो ब्लड प्लाज्मा का मुख्य तौर पर काम क्या है? ब्लड को लिक्विड बनाए रखना। इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कार्पसल्स ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के हैं, ये आपने बिल्कुल सुने होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आरबीसी, तो आरबीसी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी का कलर रेड होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का काम हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना है, ताकि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो सके। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो बच्चों ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा उस केस में। आरबीसी को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, जो कि जनरली हमारे लेग्स में जो बोन होती है उनमें पाया जाता है। आरबीसीज में बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस लेस होते हैं, और इनका जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज है, 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी बोन मैरो लगातार क्या बनाती रहती है? आरबीसीज बनाती रहती है। आरबीसीज ऑक्सीजन को तो बच्चों कैरी करते ही हैं, इसके अलावा हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी आरबीसीज का ही है। आरबीसीज के बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये कलरलेस होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। सारे ब्लड सेल्स में इनका साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। इन्हें हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये बॉडी के बाहर से आए हुए किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस, डिजीज कॉजिंग पार्टिकल हो, उससे फाइट करते हैं, चाहे जर्म हो चाहे बैक्टीरिया हो, और हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन डब्ल्यूबीसीज को एक और नाम दिया गया है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। इन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब एक फ्लो चार्ट आपकी बुक में होगा जिसमें ल्यूकोसाइट्स का फ्लो चार्ट बनाया गया है। ल्यूकोसाइट 2 टाइप के हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल का मतलब है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो जिनके पास में ग्रेन्यूल्स होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो तो ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें नहीं होते वो आपके एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल, इओस्मोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स जो हैं बच्चों, इनका काम है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बाहर से कोई भी अनवांटेड बॉडी अगर आती है तो ये सारे सेल्स उन्हें निगल जाते हैं, चबा जाते हैं, खत्म कर देते हैं निगल करके। जो इओस्मोफिल्स हैं ये बच्चों किसी भी टाइप की एलर्जी जो है उसके लिए रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो पोलन ग्रेन जैसे ही इनहेल करेगा छींकने लगेगा, तो ये रेस्पॉन्स इओस्मोफिल्स की वजह से जनरेट हुआ है। बेसोफिल्स रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लेमेशन, सूजन, आपने देखा होगा जैसी चोट लगती है, कोई घाव होता है तो उसके आसपास सूजन आ जाती है। सूजन आने से बच्चों जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना वो ब्लॉक हो जाती है। अगर ओपन रहती, ब्लड फ्लो करता रहता, तो बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके घाव में से होता हुआ ब्लड के थ्रू बॉडी में फैल जाता।
पर इस सूजन आ जाने की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से हमें बाहर से इन्फेक्शन ना हो, इसका भी इंतजाम बॉडी में है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये दो टाइप के हैं, एक है लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम एकदम न्यूट्रोफिल जैसा है, फेगोसाइटिक, ये भी बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ निकल जाते हैं। और लिम्फोसाइट जो हैं ये हमारा एक्चुअल इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं। ये दो टाइप के हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट जो हैं वो एंटीबॉडीज के लिए फॉरेन पार्टिकल्स को बांधते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, टी लिम्फोसाइट जाएंगे और उसको बांध लेंगे और फिर आपका एंटीबॉडी आएगा और एंटीबॉडी आकर के उसका खात्मा कर देगा। तो ये ज्यादा डिटेल में आपके पास में है नहीं, ये आपको बस इतना ऊपर ऊपर से ब्रीफली आपको आना चाहिए। तीसरे हैं बच्चों ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट जो हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका लाइफ स्पान लगभग 10 डेज का होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर जब चोट लग जाती है, ब्लड बाहर आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड ही हमारे शरीर में हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है और अगर ब्लड का लॉस हो जाए तो बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो इस ब्लड के लॉस को रोकने के लिए ब्लड में मौजूद होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि किसी भी इंजरी में ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड का एकदम थक्का जमा देते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। और WBC की वजह से हमें इम्यून सिस्टम भी ब्लड ही प्रोवाइड करेगा। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी ब्लड का है। बॉडी का पीएच लेवल भी कंट्रोल हमारा ब्लड करता है और गैसियस एक्सचेंज में भी हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में होगी ब्लड ग्रुपिंग। पर मैं बच्चों ब्लड ग्रुपिंग को समझाने से पहले आपको ह्यूमन हार्ट जो है उसके बारे में नॉलेज दूंगा। ब्लड ग्रुपिंग में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। देखो ह्यूमन हार्ट की अगर हम लोग बात करें, ये हमारी फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी है उसके साइज का होता है। ह्यूमन हार्ट में टोटल बच्चों 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें एक लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला लेफ्ट साइड में, एक लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में नीचे वाला, एक राइट एट्रियम जो मैं मार्क करना भूल गया हूं डायग्राम में, पर आप लोग मार्क कर लेना अपनी बुक में, खैर आपकी बुक में तो होगा ही, जो राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है, और एक राइट वेंट्रिकल जो राइट साइड में नीचे की तरफ होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें बच्चों जो लेफ्ट साइड है उसमें सारा का सारा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। और राइट साइड में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें CO2 का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। लेफ्ट और राइट साइड को एक दूसरे से सेपरेट करती है एक थिक वॉल, एक बहुत मोटी वॉल है जिसका नाम है सेप्टम। तो अगर मैं इसकी फिजियोलॉजी बच्चों आपको समझाऊं तो आप देखेंगे जो लेफ्ट एट्रियम है उससे जुड़ी हुई है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ये वेन जो है लंग्स से आ रही है और लंग्स पर बच्चों ब्लड प्योरीफाई होता है। प्योरीफाई का मतलब CO2 बाहर दे दिया जाता है और ऑक्सीजन अंदर ले लिया जाता है। तो ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है,
इसीलिए मैंने इसे रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, एरोज जो है वो रेड मार्कर से बनाए हैं। तो पल्मोनरी वेन कहां से आ रही है? लंग से। किस में आ रही है? लेफ्ट एट्रियम में। क्या लेकर के आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर ब्लड इतनी आसानी से एंटर नहीं होगा। जैसा मैंने आपको समझाया था लंग्स में कि भाई लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बाहर से अंदर एयर आ जाती है। ऐसे ही एट्रियम में ऑक्सीजन तब जाएगा जब ये एट्रियम एक्सपेंड करता है। इस एक्सपेंड को बायोलॉजिकल टर्म जो है वो है बच्चों डायस्टोल। तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम डायस्टोल करेगा, तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व। ये वॉल्व ओपन होंगे, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, एक्सपेंड करेगा। मतलब लेफ्ट एट्रियम में तो होगा सिस्टोल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा डायस्टोल। वॉल्व खुल जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। एक बार ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो वॉल्व फिर से बंद हो जाते हैं ताकि कहीं ब्लड वापस उल्टा ना लौट जाए। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक हमारी मेजर आर्टरी, जो हमारी मेन आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल अब बच्चों बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एकदम अचानक से पिचक जाएगा। ज्यादा प्रेशर से इसीलिए क्योंकि अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस प्रेशर की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा के अंदर, और एओर्टा इस ब्लड को पूरे की पूरी बॉडी तक ले जाती है, पूरी की पूरी बॉडी तक ले जाती है। इस वजह से बहुत जरूरी है कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे, सिस्टोल करे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करे। इसी वजह से आप बच्चों डायग्राम में भी देखेंगे कि वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी वॉल तो थिक है, एट्रियम की वॉल थिन है। वो इसीलिए क्योंकि वेंट्रिकल्स को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर वॉल थिक नहीं होगी तो हो सकता है वेंट्रिकल जो है वो फट जाए। तो इस वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल होती है थिकर। अब आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू सारी बॉडी तक पहुंचता है, सेल्स तक, टिश्यूज तक पहुंचता है। एओर्टा आर्टरीज में कन्वर्ट होती है, आर्टरीज लास्ट में कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में भी देखा कि कैपिलरीज जो है उनकी वॉल बहुत थिन होती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैपिलरीज में गया है, ये कैपिलरी ऑक्सीजन को तो दे देती है सेल्स को या टिश्यूज को, और टिश्यू ने रेस्पिरेशन की वजह से जो CO2 बनाया होगा उस CO2 को कैपिलरीज अंदर ले लेती हैं। तो पहले जो ब्लड पहुंचा था टिश्यू तक वो तो ऑक्सीजनेटेड था, पर जो टिश्यू से ब्लड आगे निकलेगा वो बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये कैपिलरीज बच्चों फिर से यूनाइट हो जाएंगी, मिल जाएंगी सारी कैपिलरीज। भाई आर्टरी ब्रांच बन के कैपिलरी बनी थी, कैपिलरी फिर से यूनाइट हो जाती है, पर इस बार बनाती क्या है? वेन। वेन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है, इसे कैरी करके फिर से हार्ट तक लेकर के आती है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है। जैसे आपकी मेन आर्टरी थी एओर्टा, ऐसे ही मेन वेन जो है वो है वेना कावा। वेना कावा एक लोअर बॉडी से आती है और एक अपर बॉडी से आती है, और ये दोनों ही वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में ओपन होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, पर उसके लिए पहले राइट एट्रियम को रिलैक्स करना पड़ेगा, मतलब डायस्टोल करना पड़ेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब राइट एट्रियम से इसे जाना है राइट वेंट्रिकल में, तो उसके लिए सबसे पहले तो वॉल्व जो है वो ओपन होंगे, राइट एट्रियम करेगा कॉन्ट्रैक्ट और राइट वेंट्रिकल जो है बच्चों वो करेगा रिलैक्स। मतलब राइट एट्रियम में तो होगा सिस्टोल और राइट वेंट्रिकल में होगा डायस्टोल। एक बार ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया तो ये वॉल्व फिर से क्या हो जाते हैं? क्लोज, बंद हो जाते हैं। और अब ये राइट वेंट्रिकल प्रेशर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा। तो यहां से निकलती है बच्चों
राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पहुंचा देती है कहां तक? लंग्स तक। लंग्स में भी कहां बच्चों? एल्वोलाई की सरफेस तक। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से एल्वोलाई की सरफेस तक ले जाती है, और एल्वोलाई की सरफेस पे जाकर के ये पल्मोनरी आर्टरी जो है बच्चों, ये ही कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसा आपने रेस्पिरेशन में देखा, ये एक ब्लड जो आया है ये डीऑक्सीजनेटेड है, कैपिलरी के थ्रू CO2 तो दे देगा ये एल्वोलाई के अंदर, और एल्वोलाई से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। अब ये आपका जो ब्लड पहले डीऑक्सीजनेटेड था, अब ये ही ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये सारी कैपिलरीज जो एल्वोलाई की सरफेस पर जो कैपिलरीज हैं, ये बच्चों यूनाइट हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, और मिलकर के ये बना देंगी पल्मोनरी वेन। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, शुरुआत की थी, कि अब ये पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल में हमारे हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार एंटर करता है। इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन एक बार फिर से मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूं। पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम करेगा क्या? डायस्टोल, ब्लड अंदर आ जाएगा। अब वॉल्व खुलेंगे, लेफ्ट एट्रियम करेगा सिस्टोल, लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा डायस्टोल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और वॉल्व बंद हो जाएंगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में सिस्टोल, तो एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में तक पहुंच जाएगा। वहां जाकर के टिश्यू में जाकर के आर्टरीज कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरी में, कैपिलरी टिश्यू से CO2 ले लेती हैं और ऑक्सीजन दे देती हैं। तो अब जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। ये कैपिलरीज यूनाइट होंगी, मिल जाएंगी आपस में, और मिलकर के बनाती हैं वेन। मतलब वेन कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये वेन्स आपस में मिलकर के आपकी मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मुख्य वेन जो है वेना कावा, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और ये वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से ले आती है राइट एट्रियम के अंदर। कैसे? राइट एट्रियम करता है डायस्टोल, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से आता है राइट एट्रियम में। अब वॉल्व ओपन होंगे, राइट एट्रियम सिस्टोल करेगा, राइट वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और वॉल्व हो जाएंगे बंद। अब ये वेंट्रिकल करेगा सिस्टोल, प्रेशर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में भी एल्वोलाई की सरफेस पर जाकर के ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरी क्या करेंगी? अब जो ब्लड आया है वो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें CO2 ज्यादा है, CO2 को तो एल्वोलाई के अंदर दे देंगी और एल्वोलाई से क्या ले लेंगी? ऑक्सीजन ले लेंगी। और अब जो ब्लड यहाँ पहले आया था वो डीऑक्सीजनेटेड था, अब कैसा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ये कैपिलरीज आपस में यूनाइट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और मिलकर के बना देंगी पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन फिर से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएंगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ऐसे एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डबल सर्क्यूलेशन, जिसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खुद ब्लड, एक आपका पंपिंग ऑर्गन जो है आपका हार्ट, और एक होती हैं बच्चों ब्लड वेसल्स, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सेप्टम जो है, ये बच्चों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकता है। इसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है
कि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, गर्म खून वाले जीव हैं। हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। ज्यादा एनर्जी खर्च करने का मतलब है ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, और एनर्जी उतनी ही ज्यादा बनेगी जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा और जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा। तो अगर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाते तो हमारे ब्लड में या सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट हो पाता। और जैसा कि सेप्टम और फोर्थ चैम्बर हर्ट होने की वजह से ये इंटरमिक्सिंग नहीं होती, इस वजह से प्रॉपर अमाउंट में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज, ऑर्गन, सेल्स इन तक पहुंच पाता है, और ये प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोडक्शन कर पाते हैं। और इस एनर्जी की हेल्प से हम अपने बाकी सारे काम तो करते ही हैं, इसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो बच्चों, आई होप ये आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आया होगा। वैसे 9th क्लास में भी ये आया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ डबल सर्कुलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। ब्लड के अलावा एक और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है पाया जाता है, उसका नाम है लिम्फ। ये समझिए क्या होता है। जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल बहुत पतली होती है और उनकी वॉल में बहुत छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन पोर्स से कुछ ऑक्सीजन, कुछ ग्लूकोज, कुछ प्रोटीन्स वगैरह जो है वो एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर क्या है, कैपिलरी के बाहर टिश्यू, मतलब टिश्यू में आ जाते हैं। इसीलिए और इसी लिक्विड को कलेक्टिवली, इस लिक्विड को बोलते हैं, फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग लिम्फ। और क्योंकि ये टिश्यू में पाया जाता है, इस वजह से इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ये अपने साथ ग्लूकोज, ऑक्सीजन लेकर के आता है जो टिश्यूज को दे देता है। जैसे ये पोर्स से निकल करके बाहर आ गया था टिश्यू में, वैसे ही ये किसी दूसरे पोर से फिर से किसके अंदर चला जाता है, कैपिलरी के अंदर चला जाता है। तो एक सिस्टम लिम्फ का भी क्रिएट हो जाता है, जिसे आप लिम्फेटिक सिस्टम नाम देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम भी सेम वही काम करता है जो काम किसका है, हमारे ब्लड का है। तो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें ब्लड वेसल्स हमें अभी कवर करनी है। और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास।